गुड इवनिंग भाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के सामने अभी काफी बड़ा टारगेट है। पूरा बिहार के लोग ही, पूरा बिहार का युवा स्टूडेंट ही, पूरा लॉबी ही एक एग्जाम के पीछे लगा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, एक्चुअली बिहार में यही दो वैकेंसी ऐसी है जो हम लोगों की काफी रेगुलर है। इसके अलावा कोई भी वैकेंसी की बात कर ले, एसएससी की बात कर ले या कोई भी अपने एग्जाम की बात कर ले, बिहार में तो इतना रेगुलर नहीं है जितना कि हम लोगों का बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की वैकेंसी अभी है। एग्जाम इसका हम लोगों का काफी जल्द हो जाएगा, उससे पहले हम लोगों को अपने आप को बनाना पड़ेगा। इसलिए डेली बेसिस पे हम लोग प्रयास करेंगे कि दो टॉपिक हम लोग पढ़े, एक हिस्ट्री हम लोग ले रहे हैं और दूसरे में पॉलिटी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी है अभी तक में, वैदिक सभ्यता पढ़ी है हम लोगों ने। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। आप जानते हैं कि हम लोगों का जब महाजनपद का विकास हुआ तो उसमें 16 महाजनपद की बात हुई है। क्या आपको पता है कि सबसे प्रमुख जनपद के नाम पे मगध का विकास हुआ और उसमें अलग अलग राजा हुए जो अपनी नीतियों की वजह से मगध को काफी शक्तिशाली और पावरफुल बनाए, जिसमें अलग अलग लोगों का नाम आता है, जिसमें बिंबिसार का नाम आता है, अजातशत्रु का नाम आता है, अपने नागवंश की बात होती है या हम लोगों का अपने नंद वंश की बात होती है। इन सारे राजवंशों ने, इन सारे राजाओं ने मगध को काफी हाईलाइट किया अलग अलग नीतियों से, या और भी बहुत सारे फैक्टर हैं मगध को बढ़ाने का। तो हम लोग ये सारी बातें पुरानी पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि हर एक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और आप ये भी जानते हैं कि हम लोग जो अजातशत्रु है वो बिंबिसार का बेटा है। पितृहंसा वंश के रूप में हम लोग हर एक वंश को जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम लोगों का जब मौर्य साम्राज्य शुरू होता है उसे ठीक पहले कौन से साम्राज्य का, कौन से राजवंश का शासन रहा है मगध में? नंद वंश का। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद ना, उसको लोग धन आनंद भी बोलते थे। उस धन का काफी लोभी था। वो जो है नदी में धन गाड़ के भी रखता था लोगों की, ऐसी प्रचलित कहानियां हैं। लेकिन हम लोगों को फैक्ट पढ़ने हैं कि हम लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो इसमें कहानी के रूप में चूंकि कोई भी इतिहास हम लोग अभी मौजूद नहीं है, हमारे सामने वो मौजूद नहीं है कि उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट किया जा सके। बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हुए उस समय के, या बहुत सारे उस समय के लेखक हुए जिन लोगों ने उस समय के राजवंशों की अलग अलग कहानियां लिखी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और बताते हैं। अगर बात किया जाए मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों की ऐसी कहानी बनती है कि मौर्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको शासन में कंप्लीट होने के लिए या मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य जैसे व्यक्ति ने उनको एक सपोर्ट के रूप में काम किया था। अब यहाँ पे चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी रखा गया है, कौटिल्य भी रखा गया है, लेकिन ये कहने में बड़ा मुश्किल होता है कि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का था या तीनों नाम अलग अलग व्यक्ति के थे। इसके ऊपर भी इतिहास में काफी विवाद है हम लोगों का। फिर हम लोगों के पास जो किताब मौजूद है कि कौन कौन सी किताब है जिससे हम लोग मौर्य वंश के बारे में समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो उसमें हम लोगों का एक इंडिका का नाम आता है। आपको पता है कि इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। बिल्कुल सही है। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, जिन्होंने किताब तो लिख दी, पटना के बारे में, मगध के बारे में लिख तो दिया, पाटलिपुत्र के बारे में लिख तो दिया, लेकिन उनकी जो किताब है वह एग्जैक्ट जो उन्होंने लिखा उस तरह से हमारे सामने मौजूद नहीं है। उनके किताब के अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग दूसरे यूनान के लेखकों ने लिखा और उसके लेखन से हम लोग उसको छान के निकालते हैं। तो जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बता सकता था इंडिका, वह भी हमारे लिए थोड़ा सा अनुपयोगी है, 100% यूजफुल नहीं है। दूसरी बात आती है कि जो जिसने हमने कहा कि चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की मौर्य साम्राज्य के बनाने में, तो उनका भी एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा उन लोगों ने, लेकिन अर्थशास्त्र में कहीं भी चंद्रगुप्त या मौर्य साम्राज्य का नाम नहीं है।
उसमें जब मौर्य साम्राज्य या चंद्रगुप्त का कोई भी जिक्र नहीं है तो हम लोग बड़ा मुश्किल से उसके ऊपर निकाल पाएंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में उसमें क्या लिखा गया है या उसके प्रशासन के बारे में क्या लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों का पूछा गया है कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र किसके ऊपर लिखा गया है, उसके अंदर किन चीजों का वर्णन किया गया। तो सुनने में आता है अर्थशास्त्र, हम लोग को लगता है कि यार इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मैटर होगा, क्योंकि अर्थ का मतलब हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र का, लेकिन उसमें कंप्लीट प्रशासन के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो हमने कहा कि अगर बात किया जाए हम लोगों का, एक्चुअली क्या है कि उन्होंने उसका नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए सन है तो सन को हम लोग सन बोलते हैं, क्योंकि जिसने सबसे पहली बार उसका नामकरण किया उसी के बेस पे हम लोग उसका नामकरण करते चले गए ना, हम लोग जानते रह गए। तो अर्थशास्त्र में देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यार लिखा तो अर्थशास्त्र है लेकिन उसमें लिखा हुआ इंफॉर्मेशन हम लोगों का अलग अलग है। तो उसमें प्रशासन के बारे में जानकारियां हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर बात किया जाए तो हम लोगों के सामने एक तो मैंने कहा कि हम लोगों का चाणक्य का नाम आता है, जिन्होंने चाणक्य का ही नाम हमने कहा कि कौटिल्य भी रखा गया है, और इन्हीं का नाम हम लोग विष्णुगुप्त भी जानते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, तो कौटिल्य का दूसरा नाम क्या होगा, विष्णुगुप्त या चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो चाणक्य, कौटिल्य, ये तीनों व्यक्ति एक ही है या अलग अलग, इसमें विवाद का विषय है। लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, इसमें से कोई भी अर्थशास्त्र की रचना की, अर्थशास्त्र का रचना हुआ। हमने कहा कि अर्थशास्त्र का जो रचना है इसमें कंप्लीट हम लोगों को प्रशासन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक साम्राज्य का प्रशासन कैसा होना चाहिए। अब इसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के बारे में इंफॉर्मेशन चलता है। अर्थशास्त्र में कहीं पे भी हम लोगों को मौर्य वंश की जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद हम लोगों को इसमें कहीं भी चंद्रगुप्त या बिंदुसार या अशोक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब सोचिए कि जब हमारे अर्थशास्त्र में इस वंश का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे इतिहासकारों को कितना मुश्किल हुआ होगा इससे मौर्य वंश का इतिहास लिखने में। तो पहला इंफॉर्मेशन जिसे मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको मिलती है वह है हम लोगों का अर्थशास्त्र। दूसरी जो इंफॉर्मेशन हम लोगों के सामने आती है वह है इंडिका, और इंडिका एक पुस्तक का नाम है जिसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम मेगास्थनीज था। और ये जो मेगास्थनीज है वह चंद्रगुप्त के राज्य में वहां का राजदूत है। अब राजदूत के रूप में ये मौजूद रहा, लंबे समय तक मौजूद रहा, लेकिन इंडिका में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पाटलिपुत्र के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, थोड़ा बहुत कि यहाँ का साम्राज्य के ऊपर यहाँ का संरचना कैसा था, राजभवन में कौन कौन से लोग थे, यहाँ का साम्राज्य के ऊपर जो प्रशासन है थोड़ी बहुत उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि एक बुक में हम लोगों को रखा हुआ है जहां से हम लोग कुछ अपने लिए पढ़ पाए। अब इस इंडिका से अलग अलग यूनानी के लेखक हुए जिन लोग अपनी सुविधा अनुसार इसमें से कुछ कुछ मैटर उन्होंने लिख लिया। तो ये दूसरा किताब हम लोगों के पास है जो इस साम्राज्य के बारे में बता सकता है, लेकिन ये भी हूबहू 100% हमारे सामने मौजूद नहीं है। तीसरी इंफॉर्मेशन जो हम लोगों के सामने है और जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वह है हम लोगों का अभिलेख। और ये जो अभिलेख है हम लोगों के सामने मौजूद, ये इसमें अलग बात है कि मौर्य सम्राट से पहले भी बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने हम लोगों को ये अभिलेख लिखा, लेकिन ये लिखने की जो परंपरा है, जो विधिवत परंपरा शुरू की गई है, उसको किसने शुरू किया? लेकिन फिर से वही समस्या आती है कि अशोक ने अभिलेख लिखा तो है लेकिन वो केवल धम्म के ऊपर लिखा है कि हमारा समाज में धम्म, जो अशोक का धम्म आता है, उन्होंने केवल धम्म के ऊपर ही डायरेक्ट बहुत सारा इंफॉर्मेशन अभिलेख रूप में लिखा है। तो इसमें धम्म का मतलब उनका जो धर्म है उसको प्रकृत भाषा में हम लोग बोलते हैं धर्म ना। तो अशोक का धर्म भी है उसके ऊपर उन्होंने रखा है। अब क्वेश्चन ये है
कि यही 3 सोर्स हैं हमारे पास उपलब्ध जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अब इसकी असुविधा क्या है या इसमें परेशानी क्या है? तो अर्थशास्त्र प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, इसमें कहीं भी मौर्य वंश का कोई भी जिक्र नहीं। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि वो उसके बारे में? फिर भी हम लोग देखेंगे आगे। दूसरी बात आती है इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त के शासन में ये यूनान का रहने वाला राजदूत है, लेकिन इसकी जो बुक है वो कंप्लीट हमारे पास मौजूद नहीं है। अलग अलग लेखकों के किताबों में 2-4 पन्नों में कुछ कुछ मैटर उपलब्ध है, वहां से हम लोग अपने लिए सोच निकालते हैं। तीसरा है हम लोगों का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, जिसको हम लोग जानते हैं, लेकिन वो कंप्लीट हम लोगों का धर्म के ऊपर है। तो अगर इस बात को ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास ये कहने के लिए काफी मुश्किल है कि उस समय का समाज कैसा था, समाज में रहने वाले लोग किस तरह के थे, क्या समाज वर्ग में बटा हुआ था जैसे आज हमारे पास जाति की व्यवस्था है, क्या उस तरह की बातें थी, उस समय के प्रशासन में कौन कौन से लोग काम करते थे। ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। उस समय का जो हम लोगों का इकोनॉमी है, उस समय की जो हम लोगों की इकोनॉमी है वह कैसे काम कर रही है, इन सभी के ऊपर हमारे इतिहासकार अलग अलग पॉइंट से, सोर्स से इंफॉर्मेशन निकालते तो हैं, लेकिन यही 3 सोर्स के ऊपर हम लोगों को आश्रित रहना पड़ता है कंप्लीट मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने के लिए। अब 1 बाय 1 करके इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। जरा मेरे को बताइए कि मेगास्थनीज की रचना कौन सी पुस्तक है? इंडिका। चाणक्य ने क्या लिखा, कौन सा किताब लिखा? अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त किसका नाम है? अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में किसको माना जा सकता है? चाणक्य को, विष्णुगुप्त को। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशंस है कि मौर्य साम्राज्य 300, कहीं पे 321 से लेके 187 है, कहीं पे 324 से लेके है, क्योंकि जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करते उसी समय से अपने चंद्रगुप्त का शासन शुरू होता है और 326-27 में हम लोगों का यहाँ पे आक्रमण होता है इनका। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि जब हम लोग अपने मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोगों का इसमें सोर्स के ऊपर सबसे पहले काम होता है कि मौर्य साम्राज्य का जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कौन कौन से सोर्स पे आधारित है। तो हमने कहा कि एक तो हम लोगों का मेगास्थनीज का इंडिका है, दूसरा अशोक का अभिलेख है, और एक और है जो हम लोगों को बोल सकते हैं कि कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र है। लेकिन मैंने कहा कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, इसके ऊपर भी डाउट है कि एक आदमी ने लिखा या कई आदमी ने लिखा। हालांकि हमारे लिए वो क्वेश्चन नहीं है, वो डिबेट का विषय है। इतिहास वाले लोग जाने, जिनको किताबें लिखनी है, बड़ी बड़ी कामें करनी है, हम लोग को तो बस इंफॉर्मेशन पढ़नी है। तो बात करते हैं यहाँ पे, ऐसी कहानियां प्रचलित है कि बहुत छोटी उम्र में चंद्रगुप्त जब काफी छोटे थे तो उनके पिता मौजूद नहीं थे और उनकी माता ने या किसी भी सामाजिक परिवेश वश किसी व्यक्ति ने उनको खरीद लिया था। चाणक्य जब यहाँ पे आए थे उस समय लोग कहता था कि अपनी जो मगध है, पाटलिपुत्र है, यह शिक्षा की भूमि है। अलग अलग बहुत सारे लोग विद्वान यहाँ से जन्मे बड़े हुए। तो उसी बेस पे चाणक्य भी आते हैं यहाँ पे कि भाई हम भी चलते हैं पाटलिपुत्र के अंदर, अपनी शिक्षा को देखते हैं कि क्या शिक्षा बढ़ रहा है। जब वो आते हैं तो यहाँ से घनानंद के द्वारा अपमानित हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसी अपनी शिखा खोली और बोली कि भाई देखो, हम लोग जो है गुरु हैं, अगर हम लोग साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं तो साम्राज्य को नष्ट भी कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि तुम्हारे फेवर में या तुम मुझे प्रमोट करो तभी हम अपनी शिक्षा का बढ़ोतरी कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे कई लोगों को हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी आवेश में बातें बोल के वो यहाँ से चले गए। रास्ते में जाते समय उनको कहीं पे चंद्रगुप्त से उनकी मुलाकात होती है। ऐसी कहानियां हैं, किताबें कहती हैं कि चंद्रगुप्त की सहायता चाणक्य ने की, और फिर दूसरी कहानी ये है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया। दोनों ये अलग अलग बातें हो जाती हैं। एक में क्या है कि चंद्रगुप्त की सहायता चाणक्य ने की, छोटी सी बात हो गई कि भाई चाणक्य ने सहायता की, यानी यहाँ पे वो चंद्रगुप्त बड़े लग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि चंद्रगुप्त को चाणक्य ने बनाया, इसमें क्या लग रहा है, चाणक्य बड़े हो गए और चंद्रगुप्त छोटे हो गए। इससे भी काफी डिबेट चलती है कि कौन किसको बनाया होगा। लेकिन हम लोगों को ऐसी कहानी होती है कि बहुत अर्ली एज में चंद्रगुप्त की मुलाकात चाणक्य से होती है, और चाणक्य एक अच्छे
रणनीति वाले व्यक्ति रहते हैं जिनको अपने उस समय के प्रशासन के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज रहता है, और उन्होंने चंद्रगुप्त को सहायता की कि हम लोगों को प्रशासन कैसे चलानी चाहिए, राजकाज कैसे लेनी चाहिए। और जो नंद वंश है उसके नंद वंश के खात्मे में, यानी नंद वंश को खत्म करने में चाणक्य ने उनकी अच्छी खासी मदद की। इसी कहानी को हम लोगों को कंप्लीट करना है। हम लोग ये कंप्लीट करते हुए देखेंगे कि हम लोगों का जो मौर्य साम्राज्य है उसमें प्रशासन, जैसे आज आप देखते हैं कि हमारा पूरा पुलिस विभाग है, आईएएस आईपीएस भरा हुआ है, ब्लॉक स्तर पे लोग हैं, जिला स्तर पे लोग हैं, गांव स्तर पे भी लोग हैं, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पे भी लोग रहे हैं। अभी हम लोगों का सुप्रीमो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। वैसे उस समय भी कुछ लोग रहा क्या? तो जैसे आज हम लोगों का बटा हुआ अलग अलग राज्य है, वैसे उस समय भी हम लोगों के छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे। कितने राज्य बटे हुए थे ये बातें हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि समाज को कंट्रोल करना हमेशा से उतना आसान नहीं रहा है। जैसे आप देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसके नष्ट होने के बाद हम लोगों की वैदिक सभ्यता आई है, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। फिर से नगर का निर्माण हुआ, तो फिर से विलासिता बढ़ती गई, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, और उन लोगों ने विलासिता से दूर होने की बात कही। अब ये विलासिता भरे जीवन को कंट्रोल करना किसी शासक के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा होगा या कितना डिफिकल्ट रहा होगा, ये सब सारी बातें हम लोग इस पॉइंट के अंदर देखेंगे कि अशोक ने कैसे उन चीजों को कंट्रोल किया, अपने डर की वजह से या लोगों के अंदर नैतिकता डेवलप की गई। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र से, जहां से हम लोगों का पॉइंट भी रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक तथा उसकी रचना के विषय में विवाद रहा है। कुछ विद्वान का मत है कि मौर्य, ये गौर्य लिखा हुआ है, इसको सुधारेंगे, ये मौर्य काल है। तो हमने कहा कि यहाँ पे हम लोगों का मौर्य काल के ऊपर 324 से लेके 187 बीसी तक हम लोगों का ये है, जिसकी रचना कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य ने लिखा था। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, कौटिल्य भी कह सकते हैं, और चाणक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है कि हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन जैसी रचनाओं से, यानी यहाँ पे एक बुक लिखा हुआ है और इस बुक का लेखक कौन है? हेमचंद। रचनाओं के द्वारा चंद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त का संबंध जैन धर्म से बताया गया है। लेकिन विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को चाणक्य नाम के मंत्री और नंद सम्राट के अमात्य राक्षस के बीच संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। यानी हम लोगों का एक दूसरा बुक है मुद्रा राक्षस, इसका लेखक कौन है? विशाख दत्त। और विशाख दत्त ने जो लिखा है मुद्रा राक्षस, उसमें हम लोगों का नंद वंश का एक अमात्य है राक्षस और दूसरा चाणक्य है। इन दोनों के बीच संघर्ष की कहानी के बीच इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो ये दूसरा इंफॉर्मेशन यहाँ से कंप्लीट होता है हम लोगों का कि विशाख दत्त की रचना कौन सी पुस्तक? विशाख दत्त की रचना कौन है? मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस में किसकी कहानी मिलती है? तो चाणक्य की और राक्षस की, यानी एक नंद सम्राट का अमात्य का मतलब मंत्री उस समय हुआ करता था, राक्षस के बीच के संघर्ष इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौन है? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त। क्या आपको ये पता है कि हम लोगों का इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। क्या आपको पता है कि परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है? हेमचंद्र की। इसमें किन दो व्यक्तियों की कहानी है? तो एक चाणक्य की और दूसरे अमात्य राक्षस की कहानी इसमें मौजूद है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास है अगला पॉइंट कि चंद्रगुप्त की जानकारी मिलिंद पंत, इसको रखा गया है। ये मिलिंद पंत तथा महाभाष्य में भी उपलब्ध है।
अशोक की सबसे अधिक प्रधानता मिली, यानी अशोक को पूरे मौर्य वंश में सबसे ज्यादा प्रधानता किसको मिला हुआ है? अशोक को मिला हुआ है। ये बात सही है कि चंद्रगुप्त शक्तिशाली शासक रहे, लेकिन महान शासक के रूप में अशोक का नाम गिना जाता है। अशोक ने कुछ ऐसे काम किए, हम लोग देखेंगे किस तरह के काम उन्होंने किया। उसके बाद उस सम्राट के विषय में यानी अशोक के विषय में दीपवंश, महावंश, अशोकावदान, दिव्यावदान में संकलित है। ये क्वेश्चन सारे के सारे हम लोगों के हैं और ये सारे के सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। ये सारे के सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। कहाँ कहाँ मिला हुआ उसका नॉलेज? तो एक हम लोगों का दीपवंश है, महारी किताब का नाम महावंश है, अशोकावदान है, दिव्यावदान है। इसमें हम लोगों को किसके बारे में मिलता है? तो अशोक के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। अब उसके बाद हम लोगों का ये भी है कि जो हम लोगों का मौर्य तथा उसके काल के बारे में जो इन पर पाठ्यात्मक स्रोत है, उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र है। और मेगास्थनीज की इंडिका विशेष महत्व रखती है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि एक पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, एक इससे हम लोगों को मिलता है इंफॉर्मेशन मौर्य साम्राज्य के बारे में। दूसरी कौन सी पुस्तक है? इंडिका। क्या आपको पता है कि अर्थशास्त्र का रचना किसने किया था? चाणक्य ने किया था। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? यूनान का। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में रखा था। उस समय इंफॉर्मेशन, चूंकि मगध का विकास हो रहा था, लेकिन सिकंदर भी चाहता था कि हम लोग भी काफी जगह पे फैले, तो उसके सेनापति जो जहाँ पे जीते लोग रहते गए, तो सेल्यूकस निकेटर अफगानिस्तान वाले इलाके में अपना शासन कर रहे थे। तो वहीं पे चूंकि चंद्रगुप्त का पहला शासन पंजाब वाले इलाके में शुरू होता है, वहां से अफगानिस्तान हम लोगों का नजदीक है, तो वहीं से ये शुरू होता है इंफॉर्मेशन कि भाई इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइयां भी हुई हैं। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में, दोनों के बीच संधि हुई। संधि में ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसे जगह थे जिसको चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर से ले लिए और बदले में 500 हाथी उसको दिए सेल्यूकस निकेटर को। हाथी का कितना महत्व रहा होगा। एक और उसमें कहानी आती है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐतिहासिक पुरुष इस बात को, यानी जिन्होंने ऐतिहासिक पुरुष का मतलब जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि हेलेना से उनकी शादी का ऐसा कोई मैटर नहीं आया। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है हम लोगों के सामने, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है हम लोगों के सामने, ये एक दो दिन के बाद जब पीपीटी आएगा ना, तो ये अशुद्धि इतना नहीं रहेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें हम लोगों को देखिएगा, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य शास्त्र या प्रशासन पे लिखी एक महत्वपूर्ण रचना है। मैंने कहा कि कुछ लोग इसको धन के ऊपर मान लेते हैं कि धन के ऊपर लिखा गया होगा कि भाई धन कैसे अर्जित करने, या आर्थिक स्थिति के ऊपर लिखा गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये कंप्लीट हम लोगों का प्रशासन के ऊपर लिखा गया है कि हम लोगों का प्रशासन कैसे चलना चाहिए, उसके ऊपर लिखी गई ये रचना हम लोग के सामने मौजूद है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अर्थशास्त्र में धर्म तथा काम की अपेक्षा अर्थ की श्रेष्ठता को दिखाया गया। अर्थ की व्याख्या जीवन निर्वाह के साधन के रूप में की गई है। अर्थशास्त्र की व्याख्या किस रूप में की गई है? जीवन निर्वाह के साधन के रूप में की गई है। और ये क्वेश्चन हम लोगों का पूछा हुआ, अभी प्रीवियस बीपीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर है या कितने पुस्तकें हैं। तो अर्थशास्त्र में 15 पुस्तकें मौजूद हैं, और जिसमें से जो बिगिनिंग का 5 है वो आंतरिक प्रशासन पे, यानी साम्राज्य के इंटरनल जो हम लोगों का सिस्टम है उसके ऊपर वो लिखा गया है। उसके बाद के जो 8 पुस्तक है वह इंटरनेशनल संबंध के ऊपर दिया गया है, और अंतिम का 2 जो है हम लोगों का मिश्रित विषयों पे दिया गया है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि हम लोगों का कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र में कितने पुस्तक है?
कितने पुस्तक है? 15, जिसमें से बिगिनिंग का 5 किस पे दिया गया है? इंटरनल प्रशासन के ऊपर। उसके बाद का 8 किस पे दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय संबंध पे, इंटरनेशनल संबंध पे। और अंतिम का 2 हम लोगों का मिश्रित विषय। लेकिन मैंने कहा फिर से ये बात दोहरा दूं कि अर्थशास्त्र में कहीं भी मौर्य साम्राज्य या चंद्रगुप्त, अशोक किसी की भी चर्चा नहीं है कि उनके राज्यकाल में ऐसा होता था, ये हुआ। अगला है हम लोगों का, इसी में अगला इंफॉर्मेशन है, ये इसके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन ये बस ऐसे नॉलेज के लिए है कि उसकी रचना के विषय में पारंपरिक मान्यता है कि उसे 4वीं शताब्दी में कौटिल्य ने लिखा था, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को हटाने में किए जाने वाले काम में उसका प्रधानमंत्री किए जाने के बाद उसका प्रधानमंत्री बना। यानी ये मैटर हम लोगों का लिखा हुआ है कि जो कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने या चाणक्य ने जब नंद वंश को चंद्रगुप्त ने हटाया, तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य ने काम किया। ठीक है, हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसकी बातें की गई हैं? प्रशासन की, राज्य शास्त्र की। किसकी बात की गई है? प्रशासन की, राज्यशास्त्र की। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है या पुस्तक है? 15। उसमें से बिगिनिंग का 5 किस पे दिया गया? आंतरिक प्रशासन पे। बाद का 8 को किस पे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतिम 2 किस पे दिया गया? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को खत्म करके या हटा के अपने साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का? नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। क्या आप बता पाएंगे कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। क्या आपको पता है कि एकराट मतलब एक छत्र राज्य किसके रूप में, या एकराट किसको बोला गया? महापद्म। क्षत्रिय अंता किसको कहा गया? महापद्म। क्या आपको बता सकते हैं कि इसमें निम्न कुल का, जैसे इसके बारे में ये भी था ना, ब्राह्मणवादी परंपरा में इसको निम्न कुल का मानते थे, हजाम टाइप का, कि वो लोग नाई टाइप का रहा होगा। गुड। फिर हम लोगों के पास आता है, अब यहाँ पे थोड़े से पॉइंट दिए गए हैं अर्थशास्त्र के बारे में, कि अर्थशास्त्र में चूंकि विवाद का विषय है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा कि चाणक्य ने लिखा या विष्णुगुप्त ने लिखा, इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र का 1.199 एक चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर उसका 19वां पेज में कौटिल्य का नाम आता है, और अर्थशास्त्र के 15वें चैप्टर में 73वें पेज में चाणक्य का नाम आता है। तो इससे कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र जैसा किताब है वह किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, अलग अलग व्यक्ति ने लिखा है। शुरू में कौटिल्य ने लिखना शुरू किया होगा, बाद में चाणक्य ने उसे खत्म किया होगा, ऐसी भी बातें आती है। तो इससे फील होता है कि 2 अलग अलग व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग बातें कही हैं। पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य का लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य का लेखक कौन है? पतंजलि, जिसने मौर्य तथा चंद्रगुप्त की भी सभा का मतलब वर्णन किया है, कौटिल्य का उल्लेख नहीं किया। यानी पतंजलि का जो महाभाष्य एक बुक है, उसमें मौर्य तथा चंद्रगुप्त के सभा का जिक्र तो है, लेकिन उसमें कौटिल्य का जिक्र नहीं है। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कौटिल्य का कहीं भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेगास्थनीज तो उस समय का रहने वाला हम लोगों का राजदूत था। चंद्रगुप्त के समय तो चाणक्य भी उस समय रहे होंगे, लेकिन मेगास्थनीज ने कहीं पे भी हम लोगों का कौटिल्य का जिक्र नहीं किया है। तो इन सब बातों से हम लोगों को लगता है कि शायद ये 2 अलग अलग व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन इसके पक्ष में भी लोगों की अलग अलग विचारधाराएं रही हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अर्थशास्त्र के एक व्यापक प्रशासनिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अर्थशास्त्र में किसकी बात की गई है? प्रशासन की। अर्थशास्त्र में मौर्य की या उसके साम्राज्य की या चंद्रगुप्त की या पाटलिपुत्र की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। तो इससे भी डाउट लोगों को होता है।
उसका कारण यह है कि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, न कि अपने रियल वर्णनात्मक कृति का। यानी इसका मतलब ये है हम लोगों का कि जब चाणक्य ने ये किताबें लिखी तो उन्होंने सिर्फ जैसे एक जनरल किताब लिख दी, उन्होंने किसी स्पेशल के लिए नहीं लिखी, लेकिन जनरल किताबें लिख दी कि इसमें भाई हम लोगों का प्रशासन कैसे चलना चाहिए। प्रशासन में उन्होंने बताया कि राजा का काम क्या होगा, एक राजा का काम क्या होगा, राजा का प्रजा के साथ अपना विश्वास कैसा होना चाहिए, प्रजा के साथ विश्वास कैसा होना चाहिए, प्रशासन में प्रशासनिक लोगों का काम कैसा होना चाहिए। ये अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन इन्होंने लिखा। यानी ये नहीं लिखा कि चंद्रगुप्त ये काम करेंगे, मौर्य साम्राज्य ये काम करेगा, पाटलिपुत्र में ये चीजें हो रही थी, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया। उन्होंने लिखा कि अगर कोई भी राजा बनता है या कोई भी साम्राज्य बनता है तो उस साम्राज्य को चलने में कौन कौन चीजों की जरूरत पड़ेगी और उसको आसानी से कैसे चलाया जा सकता है, इन सब चीजों की चर्चा उसमें उन्होंने की है। उन्होंने पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लिखी। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हम लोगों को दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये बात लिखा गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है हम लोगों की। अर्थशास्त्र की रचना के विषय में समर्थन करने वाले लोग क्या है, तो हम लोगों का आता है कि इसकी जो रचना शैली है उसमें जो कामसूत्र लिखा गया है बिल्कुल उसके जैसा लिखा गया है, या जो मनुस्मृति लिखी गई है उससे पहले का माना गया है। उसमें अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन इसका कोई रोल हमारे एग्जाम से नहीं है। हमारे रोल में क्या आएगा, तो हम लोग जब कल के क्लास में मिलेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग अलग गलती दिख रहा है तो इसको मैं ठीक करा लेता हूँ। मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में हम लोग देखेंगे कि इंडिका में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों के सामने उपलब्ध है, और मैंने वही आपको दिखाया कि हम लोगों के अलग अलग इतिहास, जैसे इसमें स्ट्रैबो लिखा हुआ है, एरियन लिखा हुआ है, अलग अलग जो यूनानी लेखक हुए हैं उसमें से कुछ कुछ पॉइंट को इंडिका का उठा के अपनी किताबों में डालें, और वही किताब हम लोगों के पास मौजूद है। फिर हम लोग देखेंगे कि अशोक का जो अभिलेख है उस अभिलेख से हम लोगों को क्या क्या मिलता है, उस अभिलेख से मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या क्या चीजें मिलती है। मैंने कहा कि ये बात लिखा तो गया है, और फिर देखेंगे कि अभिलेख का प्रकार क्या है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा हम लोगों का डना हुआ है कि अशोक के जो अभिलेख है उसमें कौन कौन से अभिलेख हैं, उस किस अभिलेख में किसकी बात की गई है, वो कहाँ से पाया गया है। और फिर आता है हम लोगों का मौर्य वंश, और मौर्य वंश में हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि उन लोगों का टाइम पीरियड कब से कब रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इसके प्रशासन के ऊपर में कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे था। ये अलग अलग इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इसको हम लोग ठीक करा लेंगे। तो डेली बेसिस पे हम लोग इन चीजों को देखते जाएंगे। इससे हम लोगों का एक चीज तो हो जाएगा कि थोड़ा सा समय बचेगा, जो पॉइंट हम लोग लिखने के ऊपर काम करते उससे हम लोगों की थोड़ी सी बचत हो जाएगी। और दूसरी की हम लोग 40-45 मिनट पढ़ेंगे तो एक और टॉपिक को हम लोग इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से इन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे इसके आगे की कहानी हम लोगों की क्या है। ओके, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।